गांधी ऐसी एक फिगर है जिसको कौन नहीं जानता भारत में। बिल्कुल। उसका एक मुख्य कारण है करेंसी। क्या करेंसी पे गांधी जी। दूसरा, सरकारी बिल्डिंग्स में फोटो और उसका नामकरण। उनका पहनावा, लोगों को जोड़ने की कला। क्या जब उन्होंने सॉल्ट मार्च निकाला, आज भी शायद से इतनी बड़ी जनसंख्या में आप वुमेन्स को मोबिलाइज नहीं कर पाएंगे भारत में। लेकिन जब मैंने पन्ने पलटे तो मुझे लगा कि ये व्यक्ति तो प्रेरणा स्वामी विवेकानंद से ले रहा है। क्या गांधी अपने एक फ्रेंड पीएन बाजरेकर को लिखते हैं, क्या स्वामी विवेकानंद साउथ अफ्रीका में काम करने आ सकते हैं। इवन वो ये भी कहते हैं कि भगवान बुद्ध ने सबसे बड़ी गलती अगर वो करी, क्या उन्होंने संस्कृत को दरकिनार करते हुए दूसरी भाषा को प्राथमिकता दी। अगर स्पिरिचुअली अगर भारत को आगे बढ़ना है, जब तक मार्जिनलाइज कम्युनिटी आगे नहीं बढ़ेगी, भारत आगे नहीं। सुभाष चंद्र बोस भी रामकृष्ण मिशन विजिट करते थे, रंगून में भी उन्होंने विजिट किया। सुभाष चंद्र बोस जी तो जाकर सीधा मेडिटेट करने लग जाते थे रामकृष्ण मिशन। कोई स्वामी विवेकानंद से पूछता था हम क्या करें आपके लिए, स्वामी कहते हैं ओनली लव इंडिया। द थॉट ऑफ इंडिया टू स्वामी विवेकानंद वाज लाइक द एयर ही ब्रेथ। सबसे पहले उनके लिए ये चैलेंज था भगिनी निवेदिता के लिए, वहां पर बहनों को तैयार करें कि वो स्कूल में पढ़ने तो आए। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मेरे साथ फॉर द सेकंड टाइम निखिल भाई हैं ऑन द पॉडकास्ट। ये प्रांत युवा प्रमुख है विवेकानंद केंद्र के, ये पीएचडी है जीएनयू से और ये ऑथर है। तो आज इनकी बुक आई है इन्फ्लुएंस ऑफ रामकृष्ण विवेकानंद मूवमेंट ऑन गांधी। तो गांधी जी के लाइफ में जितने भी इंस्टेंसेस थे विच वर डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली रिलेटेड टू रामकृष्ण एंड विवेकानंद जी, उसकी इस किताब में बात हुई है। तो पहले तो थैंक यू सो मच भाई। आज हम डिस्कशन करेंगे और एक साइड जो शायद बहुत लोग को पता नहीं वो जानने को मिलेगी। आपने ये बोला है कि जो कुछ इस किताब में लिखा है वो गांधी जी की ही जो राइटिंग्स अवेलेबल हैं उसमें से निकाल के आपने इस किताब को लिखा है। बिल्कुल। तो जब आपने ये इंस्टाग्राम पे पहली इसकी मैंने इमेज देखी थी तो मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आया था कि गांधी जी इज़ अ वेरी रिस्पेक्टेड फिगर इन इंडिया। बहुत लोग उनको महात्मा भी बुलाते हैं, बट वो उतने ही कंट्रोवर्शियल भी है, मेरा ऐसा मानना है। बहुत लोग उनको एक अलग नज़रिए से देखते हैं, बहुत लोग उनको एक बिल्कुल ही अलग नज़रिए से देखते हैं। जो हम इंडिया की आप ब्यूटी कह लो, यही हमारी डेमोक्रेसी की ब्यूटी है। लेकिन पहले मेरे दो सवाल हैं। पहले तो मैं आप गांधी जी के बारे में आपका कि वो क्या व्यू पॉइंट है, पहले मैं वो जानना चाहूँगा। गांधी शायद से मेरे व्यू पॉइंट के मोहताज नहीं है। अच्छा। गांधी, महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी, एमके गांधी, गांधी जी, इस प्रकार से गांधी ऐसी एक फिगर है जिसको कौन नहीं जानता भारत में। बिल्कुल। उसका एक मुख्य कारण है करेंसी। क्या करेंसी पे गांधी है। जी जी। दूसरा, सरकारी बिल्डिंग्स में फोटो और उसका नामकरण। बिल्कुल। इस दोनों कारण से कम गांधी जी फिजिकली, गांधी जी को सब जानते हैं। बिल्कुल। फोटो एक बड़ा रोल प्ले करती है एक व्यक्तित्व को समझाने के लिए। जी। समझिए कि अगर उस नोट के ऊपर गांधी जी की वो चित्र होता जो साउथ अफ्रीका में उनका युवा अवस्था का है, जहां उनके बाल हैं, जहां वो एक कोट पैंट लगा के रखे हैं जी। तो शायद से राष्ट्र की एक बड़ी जनसंख्या उनको समझती कि वो कोई युवा है। जी। और कोई, अब उनको जब आप कहेंगे क्या ये कोई महात्मा था, तो शायद से किसी को लगता कि यार ये कैसे महात्मा बने, शायद से कुछ मन में हमारे विचार जागता। गांधी जी का जन्म 1869 में हुआ, स्वामी विवेकानंद के जन्म के 6 वर्ष बाद। ब्रिटिशर्स का कालखंड था। थोड़ी बहुत पढ़ाई इधर करी और उसके बाद उच्च शिक्षा लेने के लिए वो इंग्लैंड चले गए और वापस आते हैं और उसके बाद तुरंत थोड़ा लॉ का प्रैक्टिस करते हुए उनको साउथ अफ्रीका में नौकरी लग जाती। ये जो 20 वर्ष जो गांधी जी के साउथ अफ्रीका में बीते, उन्होंने उस अद्भुत ट्रेनिंग करी ब्रिटिशर्स से लड़ने के लिए। वहां पर भी ब्लैक और वाइट की एक बहुत तगड़ी लड़ाई चलती थी। जी जी। बिल्कुल। जिसके जिसके कारण गांधी जी ने वहां पर जो इंडियंस थे उनका विषय निरंतरता से उठाया। सत्याग्रह का प्रैक्टिस उन्होंने वहां पे किया। जो हाँ, जो हम कहते हैं कि जब आपने मैच प्रैक्टिस नेट प्रैक्टिस आपने कहाँ करी, वो साउथ अफ्रीका में वो उन्होंने साउथ अफ्रीका में कर ली। और जब वो भारत वापस आए 1915 में, बीच में भी 1-2 बार वो भारत आए, लेकिन तब इसी वादे के साथ आए कि मैं वापस आऊंगा साउथ अफ्रीका में अपनी कम्युनिटी के लिए लड़ने के लिए। तो इसी कालखंड में जब गांधी भारत वापस आते हैं 1915 में, तब कांग्रेस मृत होती है।
और उन परिस्थितियों में गांधी शायद से भारत को समझ पाए कि भारत है क्या। उनका पहनावा, लोगों को जोड़ने की कला, और सबसे ऊपर अगर मैं आपको बताऊं क्या, जब उन्होंने सॉल्ट मार्च निकाला, आज भी शायद से इतनी बड़ी जनसंख्या में आप वुमेन्स को मोबिलाइज नहीं कर पाएंगे भारत में जी, किसी जो उस समय मूवमेंट के लिए। तो लोगों को जो उनका कनेक्ट करने का अद्भुत उनकी कला थी, उसमें वो निपुण थे। अब आती है कंट्रोवर्सी वाला पार्ट। जिसकी सिद्धि है उसके साथ तो कंट्रोवर्सी जुड़ी रहेंगी। गांधी जी एक राजनेता भी थे जी, और राजनेता के जो डिसीजंस होते हैं वो बहुत बार गलत और बहुत बार सही होते हैं। और उन्हीं विषय के ऊपर, चाहे वो खिलाफत से आप शुरू करेंगे, जी, बाद में चाहे वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस और पंडित नेहरू के बीच की वो टग ऑफ वॉर, खटपट हो, या उसके बाद जब आप देखते हैं कि सरदार पटेल की जगह उन्होंने नेहरू जी को चुना, बिल्कुल, वो सारी कंट्रोवर्सीज उनके साथ जुड़ी हुई हैं। इस पुस्तक में मैंने स्टार्टिंग में लिखा है, क्या एकेडमिशियंस को मैंने के बारे में या जर्नलिस्ट के बारे में लिखा है कि वो एक आइडियोलॉजिकल लेंस के किसी को देखते हैं, शायद से उससे बचना भी मुश्किल है। दूसरा बात कि किसी व्यक्तित्व के बारे में समग्र, मतलब मैंने गांधी जी पे कुछ रिसर्च करके ये पुस्तक निकाली, फिर भी समग्रता से उस व्यक्ति को समझना बहुत अलग है, क्योंकि वो व्यक्ति ही कई जगह आपको लगेगा कि हाँ इस प्रकार से है, फिर दूसरा रीडिंग पढ़ के आपको लगेगा ये तो इस प्रकार से। एग्जैक्टली, हाँ, मतलब बहुत सारी चीज़ें जब गांधी जी के बारे में मैंने भी पढ़ी थी, मेरे को तो बहुत सारी चीज़ें मतलब जो उनकी पर्सनल लाइफ रिलेटेड चीज़ थी, या जैसे आपने खिलाफत की बात करी, या जो पूरा पॉलिटिसाइज जो पूरा हुआ बाद में जाके। उसके अलावा एक और प्रॉब्लम मुझे हमेशा लगी कि उन्होंने बाकी सबको ओवर शैडो कर दिया। आई फील ही इज़ महात्मा गांधी बट ही वॉज ओवर गुड ग्लोरीफाइड, और भी बहुत लोग को उनकी तरह ग्लोरीफाई होना चाहिए था, मेरा ऐसा मानना है। तो मैंने जो मेरा पहला सवाल आपसे था वो ये था कि जब मैंने ये टाइटल देखा ना, तो मुझे लगा कि व्हाट इज द रीजनिंग इन योर माइंड टू राइट अ बुक कि गांधी जी, विवेकानंद जी और रामकृष्ण के बारे में क्या सोचते थे, वो दिमाग में, कि आपके दिमाग में ये थॉट कैसे है। तभी मैंने कहा कि आपका गांधी जी पे क्या टेक, या दैट्स व्हाई आई आस्क्ड यू दैट क्वेश्चन। भारत के जितने भी लोग लेफ्टिस्ट को छोड़ दें जो पॉलिटिक्स में हैं, किसी ना किसी आध्यात्मिक चेतना से प्रेरित हैं जी, किसी पॉलिटिकल पार्टी के। और हम पुरानी शताब्दियों में भी देखते हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो अपने गुरु समर्थ रामदास जी से जो प्रेरणा पाई, तो गांधी भी इससे इम्यून नहीं रहे। किसी ना किसी से व्यक्तित्व तो प्रेरणा पाता है। गांधी एक बहुत बड़ा फिगर थे, लेकिन जब मैंने पन्ने पलटे तो मुझे लगा कि ये व्यक्ति तो प्रेरणा स्वामी विवेकानंद से ले रहा है, क्योंकि कैंपसेस में, कॉलेज कैंपसेस में, एकेडमिशियंस में जर्नलिस्ट जो बात करते हैं, या एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज, इसको चाहे आप कांग्रेस सेंट्रिक कहें या कांग्रेस सेंटर टू लेफ्ट कहें, कोई भी हम कहें, उनको ये रहता है कि स्वामी विवेकानंद ने क्योंकि गेरुआ वस्त्र पहने हुए हैं, सो ही इज अनटचेबल। आई गॉट योर पॉइंट, हाँ, वो अनटचेबल है। अब जिसको वो मानते हैं या जिसके कंधे पे वो बंदूक रख के सबकी तरफ चलाते हैं, वो उनका क्या थॉट है विवेकानंद जी के बारे में, ये जानना बहुत ज्यादा जो समझ गया। मेरा सवाल आपने जवाब दे दिया, मैं ये क्लियर हो गया मेरा पॉइंट। ठीक है, अब हम आपके बुक पे आते हैं। पहले क्या अर्ली इंस्टेंसेस में जानना चाहूँगा कि गांधी जी का विवेकानंद जी और रामकृष्ण पूरे मिशन से क्या अर्ली इंस्टेंसेस ऑफ कनेक्ट क्या रहा? क्या जब वो जेल में थे तब रहा, उन्होंने उनका लिटरेचर पढ़ा, उससे पहले रहा, वो आप बताइए पहले। एक तो टाइम पीरियड आप बड़ा अद्भुत समझिए जी। 18 फरवरी 1836 श्री रामकृष्ण परमहंस जी का जन्म होता है। स्वामी विवेकानंद 1863, गांधी 1869। ठीक है, तो श्री रामकृष्ण परमहंस जी और गांधी का मिलने का तो कुछ ज्यादा कुछ है ही नहीं। विवेकानंद जी, हाँ, क्योंकि श्री रामकृष्ण परमहंस जी ने 1886 में महासमाधि ले ली थी। ऐसे दो इंस्टेंसेस मिलते हैं जब गांधी जी स्वामी विवेकानंद से मिलना चाहते थे। ठीक। स्वामी विवेकानंद बिकेम अ सेलिब्रिटी आफ्टर 11th of September 1863 शिकागो स्पीच। यस, जिसकी हमने लास्ट टाइम डिटेल बात करी थी, सब उनको जानने लग गए थे। अब ऐसे दो प्रत्यक्ष अनुभव आए जब गांधी स्वामी जी से मिलना चाहते थे। पहला, स्वामी विवेकानंद शिकागो के स्पीच के बाद
पूरे विश्व भ्रमण पे निकले आगे घूमे थे बिल्कुल। और अफ्रीका कॉन्टिनेंट में सिर्फ वो इजिप्ट में गए अच्छा। और वापस आ गए। जब स्वामी जी भारत वापस आए 1887 में, तो 1887 दिसंबर में स्वामी विवेकानंद अपने गुरु भाई, जो उनके ब्रदर डिसाइपल थे, जो भी सन्यासी थे, स्वामी शिवानंद, उनको पत्र लिखते हैं जयपुर से कि कोई मिस्टर सटलर है जो कि बंबई में है, वो ऐसा कह रहे हैं कि क्या कोई व्यक्ति अफ्रीका में जा सकता है क्या, ये रामकृष्ण का काम करने के लिए। अच्छा। वहां पर वाइट्स और ब्लैक्स की जो लड़ाई है, और खासकर इंडियंस के लिए ऐसा कोई व्यक्ति चाहिए जो वहां पर स्पिरिचुअल काम कर सके। ओके। और अगर आप करना चाहो तो मैं आगे की इंफॉर्मेशन दूंगा। स्वामी जी ने अपने गुरु भाई को ये पत्र लिखा। आगे की इंफॉर्मेशन मिलती है स्वामी विवेकानंद की शिष्या मैरी लुई बर्ग, उनकी 6 वॉल्यूम्स हैं, स्वामी विवेकानंद इन द वेस्ट, द न्यू डिस्कवरीज। उसमें, और वो सिस्टर गार्गी, बाद में उनका नाम होता है सिस्टर गार्गी। सिस्टर गार्गी उसमें लिखती हैं कि गांधी अपने एक फ्रेंड बीएन बाजरेकर को लिखते हैं, क्या स्वामी विवेकानंद साउथ अफ्रीका में काम करने आ सकते हैं क्या। अच्छा। गांधी का पत्र है अपने फ्रेंड को, जो कि बंबई में एक एडवोकेट थे, गांधी वहां पे अपने वकालत कर रहे थे। और बाजरेकर को वो लिखते हैं कि अगर स्वामी विवेकानंद आएंगे, आई विल डू एवरीथिंग टू मेक हिज मिशन सक्सेस इन साउथ अफ्रीका। और वो डरबन में उस समय सेंटर्ड है। लेकिन ना तो स्वामी विवेकानंद गए ना स्वामी शिवानंद गए। लेकिन बाद में हम लोग देखते हैं कि रामकृष्ण मिशन के सेंटर्स, चाहे वो फोनिक्स हो, जोहबर्ग हो, डरबन हो, साउथ अफ्रीका ही नहीं, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में अद्भुत जगह पर ये मिशन सब वहां स्टार्ट हो गए हैं। इवन अफ्रीका कॉन्टिनेंट के खुद के लोग रामकृष्ण मिशन में एज ए सन्यासी इन्वॉल्व हो रहे हैं। ये आप अभी की बात, ये अभी की बात में कर, तो ये थोड़ा उन्होंने बुलाने की कोशिश करी, स्वामी विवेकानंद वहां नहीं गए, लेकिन बाद की मैं डेवलपमेंट वहां पे बता रहा हूँ कि रामकृष्ण मिशन कैसे वहां एक्सपेंड किया। अच्छा, उस समय नहीं था, उस समय नहीं था, लेटर ऑन स्टेज, लेटर ऑन। हाँ। और आज क्या स्थिति है वहां की? आज लगभग 10 से ज्यादा सेंटर्स हैं पूरे अफ्रीका में, और सबसे ज्यादा साउथ अफ्रीका में ही है, और सब सेंटर्स भी 5 से 7 सब सेंटर्स हैं। कितने कंट्रीज, सॉरी मैं ऑफ टॉपिक जा रहा हूँ, बट मैं जानना चाहता हूँ कि कितने कंट्रीज में? मोर देन 50 कंट्रीज में तो सेंटर है, में तो सेंटर है, सेंटर्स हैं, मेन सब सेंटर्स हैं। इसका भी जैसे हम लोग कहते हैं एक डिस्ट्रिक्ट, या एक हम कहते हैं ये डिस्ट्रिक्ट को बनने के लिए कुछ उसके कुछ हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। हाँ जी, तब वो डिस्ट्रिक्ट माना जाएगा। तो ऐसे ही एक सेंटर बनने के लिए उसके कुछ मान्यताएं होनी चाहिए, फिर एक सब सेंटर बनने के लिए उसके कुछ होने चाहिए। तो लगभग इस समय संपूर्ण विश्व के हर जगह पे हम देखेंगे, मेन कंट्रीज में 1 2 3 3 4 4 5 5 सेंटर्स हैं। अमेरिका इंग्लैंड में तो बहुत ही क्या है। यस। और इसमें इंडियंस एंड फॉरेनर्स सब जुड़े हुए हैं, वो करते हैं। वाओ। दूसरा इंस्टेंस, ये तो पहला इंस्टेंस रहा। अब गांधी 1901 में साउथ अफ्रीका से वापस आते हैं जी। साउथ अफ्रीका से वापस आते हैं तो 1 महीना वो गोखले से के साथ बिलाते, वो जो उनके राजनीतिक गुरु भी माने जाते हैं, गोपाल कृष्ण गोखले। और उस दौरान कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा होता है कलकत्ता में। गांधी उस अधिवेशन को अटेंड करने जाते हैं, और वो उसमें लिखते हैं कि मैं सब लोगों से मिल चुका था, अब मुझे लग रहा था कि कलकत्ता को मैं कैसे समझूं अगर मैं स्वामी विवेकानंद से नहीं मिला। और ये द एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, मेरे सत्य के साथ प्रयोग, उसमें भी इसका वर्णन है, इस इंस्टेंस का क्या मैं पैदल ही चल पड़ा था स्वामी विवेकानंद से मिलने के लिए बेलूर मठ। स्वामी विवेकानंद उस समय अस्वस्थ थे, इसलिए मैं स्वामी विवेकानंद से मिल नहीं पाया, लेकिन उस रामकृष्ण मिशन की सेरेनिटी, उसका ब्यूटी मुझे बहुत ही अद्भुत लगा, और गांधी उससे वापस चले जाते हैं। तो ये 2 इंस्टेंसेस थे जब गांधी स्वामी विवेकानंद से मिल सकते थे, मिलने वाले थे, मिल सकते थे। हाँ, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। तो they never met? They never met. ओह, ओके। तो उसके बाद, तो ये लास्ट 1902 में स्वामी जी ने अपना शरीर छोड़ दिया। जी, यस। उसके बाद गांधी जी का पूरा इंडिया के मूवमेंट शुरू होता है। उसके बाद when did he get closer to the teachings of स्वामी विवेकानंद जी? Was it when he was in jail? वो कब की बात है? अब रिटर्न सोर्स है 1903 का, अच्छा, जो मुझे मिला, जो मैंने इस पुस्तक में वर्णन किया है। लेकिन मैंने इस पुस्तक में ये भी लिखा है कि ऐसा कैसे हो सकता है
कि कोई व्यक्ति 1898 में और उसके बाद 1901 में एक व्यक्ति से मिलना चाह रहा है, उनकी इतनी तारीफ कर रहा है और उनका कोई साहित्य या कुछ उसका पढ़ा नहीं होगा। 1903 में गांधी जब साउथ अफ्रीका गए तो थियोसॉफिकल सोसाइटी के लोगों ने क्या, उनका एक मत था कि हम गांधी से मिलके कुछ हिंदुइज्म के बारे में जान ले, इसको अपना फ्रेंड बना लेते हैं। ओके। फ्रेंड बना के क्या करेंगे, कुछ हिंदुइज्म के बारे में जान लेंगे, कुछ शास्त्रों के बारे में जान लेंगे। गांधी उसमें लिखते हैं कि ना तो मुझे हिंदुइज्म के बारे में कुछ समझ आ रहा था, ना मुझे शास्त्रों के बारे में समझ आ रहा था, मेरी बहुत ही एक आधी अधूरी नॉलेज थी। तो मुझे लगा कि स्वामी विवेकानंद का जो साहित्य है, उस समय राजयोग स्वामी विवेकानंद की पब्लिश हो गई थी 1895 में, गांधी अमेरिका से वो पुस्तक मंगवाते हैं राजयोग और उसको पढ़ना शुरू करते हैं। तो यहाँ से पहला इंस्टेंस मिलता है कि गांधी हिंदुइज्म, हिंदुत्व, इसके बारे में भारतीय शास्त्रों के बारे में जानकर रखते हैं। राजयोग स्वामी विवेकानंद की एकमात्र लिखी हुई पुस्तक 1895 में। राजयोग स्टार्ट होती है अष्टांग योग से, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, इसके लिए जो 8 फोल्ड पाथ है पतंजलि के। और महर्षि पतंजलि जी के जो योग सूत्र है उसका ट्रांसलेशन स्वामी विवेकानंद ने किया है। तो ये 2 पार्ट्स में वो पुस्तक है। ओके। वो गांधी जी मंगवाते हैं यूएस से, हाँ, और उसको पढ़ना शुरू करते हैं। दूसरा, बाद में हम देखते हैं कि ये जो साहित्य पढ़ना शुरू होता है ये अपने जीवन के अंतिम दिनों तक चलता है। फिर वो यदवाड़ा जेल जाते हैं 1923 में। यदवाड़ा जेल में आप देखते हैं राजयोग उनके साथ रहती है। 1932 में जब गांधी जेल डायरी लिख रहे होते हैं तो उसमें वर्णन करते हैं कि मैं स्वामी विवेकानंद का साहित्य पढ़ रहा हूँ, मैं श्री रामकृष्ण परमहंस का साहित्य पढ़ रहा हूँ। अब इंपॉर्टेंट है, अब कौन सा साहित्य पढ़ रहे हैं? वो पढ़ रहे हैं फ्रेंच नोबेल लॉरिएट रोमा रोलैंड, जिनको 1915 में फ्रेंच के लिए, लिटरेचर के लिए नोबेल प्राइज मिला था। उनकी 2 पुस्तकें हैं, द लाइफ ऑफ स्वामी विवेकानंद एंड द लाइफ ऑफ श्री रामकृष्ण परमहंस, 1929 और 1930 का पब्लिकेशन है। वो दोनों साहित्य वो निरंतरता को उससे रोमा रोलैंड का। एक और इसमें रोचक जानकारी है कि रोमा रोलैंड ने गांधी के ऊपर एक बायोग्राफी लिखी थी 1924 में, जिससे गांधी वेस्टर्न ऑडियंस के सामने, यूरोपियन सेंट्रिक ऑडियंस के सामने पहली बार इंट्रोड्यूस हुए थे। अच्छा। यस। और उन दोनों की कभी बात नहीं हुई थी, दे नेवर मेट टिल 1931। मतलब उन्होंने पुस्तक लिख दी थी गांधी जी, बट कभी मिले नहीं। वो उस बाद में मिले। पत्राचार्य चल रहा है। और 1931 में जब गांधी फर्स्ट राउंड टेबल के लिए गए तब उनकी मुलाकात रोमा रोलैंड से, पत्र वगैरह व्यवहार पूरा चल रहा है, दूसरे मुलाकात कभी नहीं हुई। और अब उनकी बहन को लिखते हैं पत्र में कि तुम्हारा भाई तो, मैं उनको क्या बोलूं, तुम्हारा भाई तो ऋषि है, मैं उसको व्यक्ति कैसे बोल सकता हूं? बहन को रोमा रोलैंड की बहन को लिखते हैं पत्र। हाँ। ओके। क्या भाई तुम्हारा भाई तो ऋषि है? तो वो पूछती है ऋषि कैसे है? ऋषि इसलिए है क्योंकि मैं उनका साहित्य पढ़ रहा हूँ श्री रामकृष्ण और विवेकानंद पे। क्या अद्भुत वो लिखते हैं। तो ये इन्फ्लुएंस दिखा। दूसरा, पढ़ना एक स्तर की बात, आप किसी को रिकमेंड कब करते हो किसी साहित्य को? जब आप खुद इन्फ्लुएंस, जब आप में उसके बिल्कुल, हाँ जी, इन्फ्लुएंस हो, आप कन्विक्शन हो। बिल्कुल। तो गांधी जी सिर्फ और सिर्फ पढ़ते नहीं है, अपने वेस्टर्न फ्रेंड्स को इन पुस्तकों के बारे में रेकमेंड करते हैं। वो भी आपने लिखा है? यस। तो गांधी के अमेरिका के फ्रेंड रहे मार्श शैनले, उनको वो लिखते हैं कि अगर तुमको हिंदुइज्म के बारे में जानना है तो तुम स्वामी विवेकानंद को पढ़ो, तुम हिंदुइज्म को ज़्यादा समझ पाओगे। लॉरेंस मैकनर को वो लिखते हैं 1945 में, मतलब ये तो जीवन के उनके उनके मृत्यु के 3 वर्ष पहले की मैं बात कर रहा हूँ। 1945 का ये पत्र है जब गांधी उनके लॉरेंस मैकनर को कह रहे हैं कि तुम स्वामी विवेकानंद का साहित्य पढ़ो, तुमको ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। वो बाकी लोगों को रिकमेंड कर रहे हैं कि स्वामी विवेकानंद, भगत नेता, इनकी पुस्तकें पढ़ो, तुमको ज़्यादा क्लैरिटी आएगी हिंदुइज्म के बारे में। इतना ही नहीं, 1924 में माँ शारदा, श्री रामकृष्ण परमहंस जी के जो वाइफ थे, उनके डायरेक्ट डिसाइपल स्वामी निखिलानंद, उनकी पुस्तक आई द स्टोरी ऑफ श्री रामकृष्ण परमहंस, उसका फॉरवर्ड गांधी लिखते हैं। अच्छा। यस, 1924 में। और वो पुस्तक तो अभी भी अवेलेबल है। और गांधी उसमें लिखते हैं द स्टोरी ऑफ श्री रामकृष्ण परमहंस इज द स्टोरी ऑफ रिलीजन इन प्रैक्टिस। कि अगर जीवंत धर्म किसी व्यक्ति के जीवन में देखना है तो वो श्री रामकृष्ण परमहंस की लाइफ में देख सकते हैं।
तो ये अद्भुत प्रभाव हम ये वाइडली नोन भी है, इसके बारे में इतनी बात नहीं होती यस है ना। हाँ मतलब मैं फर्स्ट टाइम ये सारी चीजें, मेरे को कोई हिंट भी मिल रही है कि इतना इन्फ्लुएंस था गांधी जी के ऊपर। इवन मैं रामकृष्ण मिशन बहुत विजिट करता हूँ। भाई वो शिकंजी आई होगी ना, इधर दे दो। हाँ, मैं रामकृष्ण मिशन बहुत विजिट करता हूँ। रामकृष्ण मिशन में इतने सारी स्वामी विवेकानंद के ऊपर रिसर्च हुई है, क्या छोटे से छोटा टॉपिक भी ना बचा ना रुका। हाँ जी। अब थैंक यू। उसके बीच में मैंने देखा यार मैं किसको देखूं, किस पे थोड़ा सा मतलब काम कर सके। और गांधी जी पे जब, क्योंकि मेरी तीसरी जो पुस्तक आ रही है उसके लिए मुझे कमेंट चाहिए था गांधी जी का। ओके। तो मुझे लगा एक कमेंट बार बार आता है कि गांधी जी स्वामी जी को वहां पर गए, मिशन में कुछ बोला स्वामी जी के बारे में। मुझे लगा यार उस बुक के लिए कुछ फ्रेश कमेंट में ढूंढूं ताकि कोई नया कमेंट उस बुक में आए। और जब मैं उसको ढूंढने लगा तो मुझे लगा कि ये तो एक आर्टिकल बन जाएगा। और जब और ढूंढने लगा तो मैंने कहा भाई ये तो इतना मटेरियल है क्या कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि गांधी तो स्वामी विवेकानंद स्वामी विवेकानंद स्वामी विवेकानंद स्वामी विवेकानंद कर रहे हैं। तो यहां से जब बाद में वो रामकृष्ण मिशन जाते हैं, रामकृष्ण मिशन स्वयं विजिट करते हैं, तो अद्भुत ये उनके जीवन के ऊपर प्रभाव रहा। इसमें आपने एक पार्ट में ये भी लिखा था कि दोनों के व्यू पॉइंट्स ऑन रिवाइवल ऑफ संस्कृत भी कॉमन थे, है ना। उसका थोड़ा और डिटेल दीजिए। उसके दो परिप्रेक्ष्य हैं। स्वामी विवेकानंद 1897 में भारत वापस आते हैं और मद्रास में दिया उनका लेक्चर द फ्यूचर ऑफ इंडिया। द फ्यूचर ऑफ इंडिया में वो कहते हैं क्या संस्कृत अगर भारत को का रिवाइवल होना है तो उसके लिए संस्कृत एक बड़ा रोल प्ले करेगी। बिकॉज संस्कृत इज नॉट ओनली अ वे ऑफ कम्युनिकेशन, इट प्रोवाइड्स स्ट्रेंथ, इट प्रोवाइड्स ऑनर। तो संस्कृत के साथ संस्कृति जुड़ी हुई है भारत। बिल्कुल, हिस्ट्री कल्चर जो है हमारा लैंग्वेज से। इवन वो ये भी कहते हैं कि भगवान बुद्ध ने सबसे बड़ी गलती अगर कोई करी तो वो ये करी कि उन्होंने संस्कृत को दरकिनार करते हुए दूसरी भाषा को प्राथमिकता दी। क्या इंफॉर्मेशन तो अपने पास कर दी, वो विजडम कहाँ रह गया जो उस भाषा में। वाओ, वेरी इंपॉर्टेंट। गांधी 1946 में, मतलब उस स्पीच के लगभग 50 वर्ष बाद तमिलनाडु विजिट करते हैं। हरिजन समाज, जिसको हरिजन वर्ड उन्हीं का ही है, हरिजन समाज के सामने, जिसको हम मार्जिनलाइज सेक्शन बोल देते हैं, सप्रेस कम्युनिटी बोल देते हैं। इसके ऊपर भी बड़ा अद्भुत डिस्कशन मैं आपको बाद में बताऊंगा, सप्रेस्ड एंड डिप्रेस्ड। तो जब गांधी वहां पर जाते हैं तो वहां पर गांधी कहते हैं कि स्वामी विवेकानंद ने कहा था, वो हरिजन समाज को कम्युनिकेट करते हुए कहते हैं कि स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि पुनरुत्थान के लिए संस्कृत बहुत जरूरी है। मैं चाहता हूं आप संस्कृत सीखें और आप में से पंडित निकलें। लेकिन वो नाम यूज कर रहे हैं स्वामी विवेकानंद का। बाद में भी वो जब इस प्रकार के जब विषय को बार बार वो एड्रेस कर रहे हैं, तब हमेशा नाम यूज करते हैं स्वामी विवेकानंद का, कि स्वामी विवेकानंद ने ऐसा कहा था कि संस्कृत से भारत का रिवाइवल होगा। आपने इसमें बीच में बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात बोली कि मैं चाहता हूँ कि आप में से कोई, जो वो हरिजन कम्युनिटी एड्रेस करे, कि आप में से कोई संस्कृत पढ़े और आप में से कोई पंडित बने। तो ये बड़ी जानने वाली चीज़ है सब लोगों के लिए, बिकॉज हम कास्ट सिस्टम को बड़े अलग नज़रिए से दिखते हैं और दिखाया जाता है इंडिया में, बट इन रियलिटी, इन एक्चुअलिटी कोई भी कुछ भी बन सकता है। इट्स व्हाट योर रोल इज इन द सोसाइटी। इट्स एज सिंपल एज दैट। दैट इज द कास्ट सिस्टम इन, यू नो, वो बाद में उसका जो भी हुआ पॉलिटिसाइज हुआ। या और जो व्यक्ति किसी भी प्रकार से आपका नाम, आपकी जगह देख के अगर भेद कर सकता है तो स्वाभाविक वो मनुष्य नहीं। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही। क्या वो जानेगा कि भैया आप बिहार से हैं, आप उत्तर प्रदेश से हैं, आप केरला से हैं, आप हरियाणा से, आप मध्य प्रदेश से हैं, तो उसमें वो अगर आपका उंगली कर रहा है तो A+A करके वो जुड़ेगा, तो जो B है उसको तोड़ देगा। बिल्कुल। फिर बाद में जो A में B मिलेगा फिर उसको तोड़ देगा। इसका कोई अंत नहीं है। ये एक्चुअली क्या है भाई, बड़ी चीजें मिस इंटरप्रेट करके और लोगों ने उसको फिर एक प्रथा ही बना दी। वो बात। यस, दैट इज व्हाट वी हैव टू ब्रेक इन द कंट्री। बट हाँ, तो इस पे आपने 2 इंस्टेंसेस बोले थे। आपने एक इसमें आप बता रहे थे संस्कृत वाला। हाँ, तो उसके ऊपर स्वामी जी ने बड़ा फोकस किया। दूसरा बात जो आपने बताया, देखिए बोलना बड़ा आसान है, जाति प्रथा को तोड़ना। विवेकानंद ने उसको अनुभव किया, जिया। थ्योरेटिकल लेवल पे नहीं, प्रैक्टिकल लेवल पे। स्वामी विवेकानंद जब अपना देश का प्रवास कर रहे थे, जब वो शिकागो नहीं गए थे, जब भारत भ्रमण पर वो निकले, तो वो खेतड़ी पहुंचे। खेतड़ी स्वामी जी के लिए बड़ी प्रिय जगह है। उनको नाम वहां पर राजा जी सिंह ने दिया, ये भी अपने लास्ट पॉइंट, और सर पे पहनने के लिए पगड़ी भी मिली थी।
खेतड़ी में स्वामी विवेकानंद 3 दिन एक पेड़ के नीचे बैठते हैं, विभिन्न लोग उनसे मिलते रहते हैं, ना तो कोई उनसे भोजन पूछता है ना कोई खाना। अच्छा। इतना बिजी स्वामी विवेकानंद होते हैं, तो किसी को याद ही नहीं रहता। वहां पर एक साइड में एक मोची बैठा होता है, और वो मोची देख रहा होता है कि यार स्वामी जी को तो 3 दिन हो गए, तीसरी रात आ गई अब, और इन्होंने तो भोजन किया ही नहीं है, पानी भी पता नहीं किसी ने पूछा है नहीं पूछा है, मेरे पीछे से पूछ लिया हो तो पता नहीं। और वो स्वामी जी के पास जाता है और कहता है कि स्वामी जी मैं आपके लिए घर से सामान ला दूं क्या, आप यहाँ खाना बना लीजिएगा, क्योंकि मैं तो स्वामी जी ने बोला कि क्यों तुम्हारे घर में खाना नहीं है, तुम मेरे लिए थोड़ा खाना ही ला दो। तो वो बोलता है नहीं, अगर मैं अपने घर से खाना लेके आऊंगा तो स्वामी जी मेरी जाति आपकी भ्रष्ट हो जाएगी, और अगर मैं ऐसा करूंगा तो राजा को बुरा लगेगा। तो स्वामी जी कहते हैं क्या, अगर मेरी जाति ही भ्रष्ट हो जाए अगर ये खाना खाने से, तो मैं क्या सन्यासी और मैं क्या मनुष्य। तो स्वामी जी वहां पे हट जाते हैं, क्या मैं भोजन करूंगा तो तुम्हारे घर का ही करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। अगर तुमको मेरे से प्रेम है तो तुम मुझे भोजन करवाओ, तुमने ही मेरे बारे में सोचा। देखिए सोचा भी किस व्यक्ति ने। सही बात है। बैठते हुए उसने निरंतरता से देखा कि यार एक स्वामी है और भूखे हैं, चिंतन वो सबका कर रहा है। और वो स्वामी जी से तो उन्होंने कहा कि नहीं राजा ऐसा, बोले स्वामी जी बोले राजा वगैरह को मैं देख लूंगा। और फिर वो अपने घर से भोजन लेके आता है, वो स्वामी जी उसके साथ भोजन करते हैं, और बाद में ये इंस्टेंस स्वामी जी खुद राजा को बताते हैं, और राजा उसको बुलाता है और सम्मानित करता है। तो प्रैक्टिकली इन्होंने तो सारे बैरियर्स तोड़ दिए। यस। दूसरा, स्वामी विवेकानंद के अंतिम दिनों में 1901 में संथाल एक कम्युनिटी है, संथाल लेबर रामकृष्ण मिशन का जो मठ बन रहा था उसमें काम करने आ रहे थे। तो स्वामी विवेकानंद बीच में जा जाके उनके साथ गपशप मारते थे। तो वो कहते थे स्वामी जी आप ऐसा मत करिए, वो दूसरे स्वामी जी आके हमें डांटेंगे क्या तुम काम नहीं करते गप मारते। बोले नहीं मैं उन सबको देख लूंगा, तुम टेंशन मत लो। और फिर स्वामी जी कहते हैं कि तुमने भोजन वगैरह क्या? तो बोले नहीं, अगर हम यहाँ का नमक खाएंगे तो हमारी जाति भ्रष्ट हो जाएगी। नहीं, इस प्रकार की प्रताड़ना, ये स्वामी विवेकानंद के लिए प्रताड़ना है उनके कानों में सुनना कि यार हमारा राष्ट्र किस गड्ढे में जा रहा है। बिल्कुल। अगर उसकी मानसिकता यही है तो स्वामी विवेकानंद ये कहते हैं कि ठीक है नमक हम अपने हाथ से नहीं डालेंगे, नमक तुम डाल लेना। मतलब उनका जो वो रहता था ना कि इसका मैं सॉल्यूशन कैसे अड़ना नहीं, सॉल्यूशन निकालने। क्योंकि ये प्रथाएं अगर इतनी चल रही थी तो कुछ तो कारण होगा। आप ऐसे अगेन वही कि आप बोलना बड़ा आसान है, बट प्रैक्टिकली यस। और स्वामी विवेकानंद उन सबको यही भोजन करवाते हैं। तुरंत स्वामी विवेकानंद सारे जितने भी लोग मठ में थे सबको बुलाते हैं, और विशेष भाषण में कहते हैं कि ये गिरवा किस काम का है अगर हम इन लोगों को सर्विस ही नहीं दे सकते। बोले अगर मेरा चले तो इस मठ को बेच दो, इस जमीन का पैसा सब दे दो इन लोगों को। उनकी सिंप्लिसिटी देखो। अगर भारत का पुनरुत्थान होना है, अगर स्पिरिचुअली अगर भारत को आगे बढ़ना है, जब तक मार्जिनलाइज कम्युनिटी आगे नहीं बढ़ेगी भारत आगे नहीं बढ़ सकता। सही बात। तो ये विचार स्वामी विवेकानंद को सिर्फ इस स्तर पर नहीं, लेकिन स्वामी विवेकानंद इससे ऊपर थे। वो व्यक्ति व्यक्ति में भेद नहीं करते थे। स्वामी विवेकानंद जब शिकागो में इतने प्रचलित हो गए तो वहां पे तो अद्भुत चलता था, ब्लैक एंड व्हाइट। एक निग्रो स्वामी विवेकानंद से आके गला मिला कि भाई ये निग्रो होगा, ही इज ऑल्सो ब्लैक। स्वामी विवेकानंद से और तेज से गले मिले। उसको बताया नहीं कि भाई मैं निग्रो नहीं हूँ, आई एम एन ओरिएंटल, आई एम फ्रॉम इंडिया। नहीं बताया उसको, क्योंकि ये भेद नहीं समझा ना जीवन में। क्या मैं ये नहीं हूं तो तुम ये हो, तुम ये नहीं हो तो तुम स्वामी कैसे। तो थियोरेटिकल तौर पर ही नहीं, हृदय में विवेकानंद के ये विचार था कि हर दैट वी ऑल आर इंटरकनेक्टेड, इंटररिलेटेड, इंटरडिपेंडेंट, द आइडिया ऑफ वननेस। बिल्कुल, वो हृदय में लेके स्वामी जी चल रहे थे। वाह, ये चीज तो ये वाली बातों में स्कूल में पढ़ानी चाहिए। यस, ये जो अभी आपने पूरी बात बोली, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एसेंस ऑफ इंडिया एंड द ग्रोथ ऑफ इंडिया। यस, एंड स्पेशली आई थिंक अर्बन एरियाज में तो इट्स स्टिल, कोई लोगों की जुबान से बातें कभी कभी निकल जाती है, जो वर्ड हैं कभी कभी निकल जाते हैं कि आप इस कम्युनिटी से हो, बट इन प्रैक्टिस ये इंडिया के रूरल्स में अभी भी बहुत सारी जगहों पे है रेलेवेंट है। अभी वहाँ पे इस चीज़ को एजुकेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यस, इसमें मैंने पता अगेन कि थोड़ा ऑफ टॉपिक जा रहे हैं, बट क्योंकि हम इसकी बात कर रहे हैं जी। और स्वामी विवेकानंद जी ने इतना काम किया, इस पर तो मैं बोलना चाहूँगा। आप मेरे को बताना अगर मैं गलत हूँ तो। मैं किसी से अभी कुछ समय पहले बात कर रहा था इसी चीज़ के बारे में कि इस कास्ट सिस्टम की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम रही है वो ये रही है कि जो ब्राह्मण्स हैं उन्होंने
कहीं ना कहीं इस चीज को होने दिया और सपोर्ट भी करा, क्योंकि वो प्रथा जिस तरीके से शुरू हो गई। एंड जो होता है ना भाई कि किसी चीज के अगेंस्ट चले जाना, मुझे लगता है कि जब तक एक ब्राह्मण जहाँ रह रहा है, जिन जगहों पे, जिन कस्बों में, जिन डिस्ट्रिक्ट्स में बहुत ज़्यादा छुआछूत और कास्ट आज भी चल रहा है, और हम डिनाई नहीं कर सकते कि नहीं चल रहा, वहाँ के जो हायर कास्ट्स हैं, आई थिंक दे हैव सच अ बिग रोल टू प्ले इन इट, कि आप सिर्फ अपने घर पे बैठ के ये चीज़ मत सोचो कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। मुझे लगता है उनको ये प्रैक्टिकली प्रैक्टिस करनी चाहिए ऑन ग्राउंड। स्वामी विवेकानंद ने भी ये विषय उठाया और स्वामी जी ने ये भी कहा कि इसको काउंटर भी उसी कम्युनिटी के लोगों से निकल के आए, बिल्कुल आई भी। हाँ, लेकिन ये बड़े स्तर पर करने की आवश्यकता है। क्या अगर आप मनुष्य और मनुष्य के अंदर भेद देख रहे हो जी, तो इसका अंत कहाँ पर होके जाएगा? फॉर एग्जाम्पल, मैं बड़ा खुश हुआ, अरे आप कहाँ से हैं, अरे हम अमेरिका में मिले, अरे हम इंडिया से हैं, अरे मिलते हैं दोस्त हो गए। फिर पता लगा क्या दूसरा मिल गया, अरे आप कहाँ से हैं, अरे मैं तो दिल्ली से हूँ, तो अब आप थोड़ा साइड हो जाओ। हाँ, दिल्ली वाला आ गया, हेलो, यस, न्यू आइडेंटिटी फॉर्म, Yes, यस कैसे हैं। अब तीसरा भाई आ गया, बोला आप दिल्ली में कहाँ से हैं, बोले मैं तो जमुना पार वाला। बोले ये आप कहाँ से हैं, भैया मैं उधर, मेरा जमुना पार है, वसुंधरा निकले में। अरे भाई तुम थोड़ा साइड हो जाओ, हेलो कैसे हैं आप। सही बात। और भैया कहते हैं आप कहाँ से हैं, भैया मेरा जो घर है वो तो साउथ दिल्ली में है। अच्छा आप कहाँ से, मेरा वो द्वारका के इलाके में है, हेलो थोड़ा साइड हो जाओ, हेलो। तो इसका कोई अंत नहीं है। जी, तो ये कोई इसका स्तर होना चाहिए, और वहीं से ये शुरू होता है, वही इसका अंत होता है। और जो लोग इसके नाम पर राजनीति करते हैं, उन लोगों का भी आप बैकग्राउंड देखेंगे, उन्होंने उसी कम्युनिटी के साथ सबसे बड़ा धोखा किया है। जी, वो वोट उसी कम्युनिटी के नाम पे मांगेंगे और उन्होंने उसके साथ धोखा धोखा करेंगे। किया। यस, और जब तक ये नाम जुड़े रहेंगे, वो कैसे चाहेगा क्या कोई भी व्यक्ति कमजोर रहे? क्योंकि अगर वो मजबूत हो गया, जो कमजोर है वो मजबूत हो गया, तो उसकी राजनीति समाप्त हो जाएगी। बिल्कुल सही बात है। और ये सिर्फ मतलब ये तो इंडिया में जिस भी पार्टी ने ये करा बिना नाम लिए, उन्होंने मुस्लिम्स के साथ भी यही करा, और उन्होंने अदर कास्ट्स जिनके ऊपर वो राजनीति खेलते हैं उनके साथ भी। और खुले में बोलते हैं आजकल सब लोग, जा क्या भाई इतने ये बने, ये सीएम इस जाति से हैं, 2 मंत्री इस जाति से बनाए, पता नहीं भाई क्या चल रहा है। भाई मुझे ऐसा लगता है कि दिस इज इवन अ बिगर प्रॉब्लम, यस, कि मैं गांधी जी, मैं हरिजन वाला एग्जाम्पल अब नहीं देना चाहता क्योंकि हम बात कर रहे हैं, बट जब आप किसी चीज को के पीछे पड़ जाते हो, उसको एक टैग दे देते हो, जैसे आजकल पॉलिटिशियंस देते हैं, देन इट बिकम्स इवन अ बिगर प्रॉब्लम। यस यस, कि तब तो आप और ज्यादा रेलेवेंसी दे रहे हो उस चीज को, rather than खत्म करना। Yes. That is a problem। गांधी जी की जो रामकृष्ण मिशन है, उन पे भी विजिट्स की बात हुई थी, तो क्या थी उनकी विजिट्स वहाँ पे, क्या करा उन्होंने वहाँ जाके? स्वामी विवेकानंद जब वैसे वापस आए 1897 में, तो उन्होंने 2 चीज़ों पे बहुत प्रभाव डाला। पहला ऑर्गेनाइजेशन और एजुकेशन। क्या भारत में 2 चीज़ें लैकिंग हैं, पहली ऑर्गेनाइजेशन, दूसरी एजुकेशन। और इन दोनों को उन्होंने पश्चिम में देखा, क्या इसकी वजह से पश्चिम बहुत ताकतवर हो चुका है, व्यक्ति व्यक्ति के पास शिक्षा है और व्यक्ति व्यक्ति संगठित होने के लिए तैयार है। ओके। और भारत में दोनों लैकिंग है, लेथर्जी, जेलसी भारत में भर भर के है, इसलिए ऑर्गेनाइज होते नहीं हैं। एजुकेशन ना होने के बहुत सारे कारण हैं। बिल्कुल सही बात बोली उन्होंने, आज तक मेरे को जेलसी वाला पॉइंट रेलेवेंट। तो स्वामी जी ने अद्भुत तरीके से ये चीजें पकड़ी, और इसलिए उन्होंने 1 मई 1897 को रामकृष्ण मिशन की स्थापना करी। आत्मन मोक्षार्थ जगत हिताय च, कि अपनी मुक्ति के लिए जगत का काम करना है। ये विषय जब स्वामी विवेकानंद ने दिया, तो सेंटर्स खोलने की बात हुई, कि मिशन से सर्विस होगी। और ये भी पश्चिम का मॉड्यूल था उस समय तक, कि एजुकेशन, हेल्थ सर्विसेज ये सिर्फ वेस्ट चलाएगा, क्रिश्चियनिटी चलाएगी। ये विचार भारत में नहीं था उस समय, स्वामी जी लेके आए। इसका विरोध हुआ, अंदर से भी विरोध हुआ कि इससे क्या होगा, सन्यासी क्यों ये करेगा। स्वामी जी ने उसका प्रोमिनेंस बताया। तो यहां से काम शुरू होता है। और रामकृष्ण मिशन के स्वामी विवेकानंद के जीते जी काफी ब्रांचेस खुल गए थे, जिसमें अल्मोड़ा का था, मद्रास का था। और गांधी जी का रामकृष्ण मिशन में विजिट करना बहुत ही एक नॉर्मल एक्टिविटी हो गया। वो जब 1915 में गए वृंदावन, तो रामकृष्ण मिशन गए। 1929 में गए वृंदावन, तो रामकृष्ण मिशन विजिट करते थे। अल्मोड़ा जाते थे तो रामकृष्ण मिशन विजिट करते थे।
तो रामकृष्ण मिशन विजिट करना, सन्यासियों से मिलना, आध्यात्मिक प्रेरणा लेना। सुभाष चंद्र बोस भी रामकृष्ण मिशन विजिट करते थे, रंगून में भी उन्होंने विजिट किया। सुभाष चंद्र बोस जी तो जाकर सीधा मेडिटेट करने लग जाते थे रामकृष्ण मिशन। यस, वहां पे 3 फोटोज होती हैं, बीच में ठाकुर श्री रामकृष्ण परमहंस जी की, माँ शारदा की और स्वामी विवेकानंद की। और तीनों के सामने वो करते थे। तो गांधी जी भी रेगुलरली रामकृष्ण मिशन वो विजिट करते थे। अब 2 जगह उन्होंने स्पीचेस भी दी। 1921 में वो कलकत्ता जाते हैं स्वामी जी के जन्मदिन पर। हिंदी में भाषण देते हुए कहते हैं क्या मैं भारत से स्नेह पहले से ही करता था, लेकिन स्वामी विवेकानंद का साहित्य पढ़कर मेरा भारत से स्नेह हजारों गुना बढ़ गया। वाह। दूसरा बात कहते हैं युवाओं को, क्या तुम वहां खड़े हो जहां स्वामी विवेकानंद जी है और जहां उन्होंने मां समाधि ली, यहां से खाली हाथ मत जाना, कुछ उनसे लेके जाना। 1929 में गांधी जी रंगून में जाते हैं रामकृष्ण मिशन में, श्री रामकृष्ण परमहंस जी की बर्थ एनिवर्सरी पर, और वहां पर कहते हैं क्या श्री रामकृष्ण परमहंस जी का जो मिशन है वही मेरा मिशन है, और मैं आप सबसे आग्रह करता हूं कि आप उनके मिशन को फॉलो करें, आप उनके मिशन को जुड़ें। और अगर आज स्वामी विवेकानंद जीवित होते, उनके सबसे बड़े डिसाइपल अगर स्वामी विवेकानंद आज जीवित होते, तो शायद से राष्ट्र पुनरुत्थान को, राष्ट्र चेतना को, नेशनल कॉन्शियसनेस को जगाने के लिए शायद से हमें बहुत आसानी होती। फिर चाहे ये तो मुख्य रामकृष्ण मिशन में जाना, फिर स्वामी विवेकानंद की सोसाइटी जो उनके नाम से थी वहां पर विजिट करना, युवाओं को बताना क्या मैं बहुत जगह जाता हूँ जहाँ स्वामी विवेकानंद, मैं देश भर में घूम रहा हूँ, और स्वामी विवेकानंद के आश्रम पूरे देश भर में फैले हुए हैं, गांधी की स्टेटमेंट है। और सिर्फ ये नहीं, उनके नाम से बहुत सारी सोसाइटीज बनी हुई पूरे देश में। तो क्या प्रभाव था स्वामी विवेकानंद का, ओनली एंड ओनली बिकॉज ही वाज नॉट अ पॉलिटिकल पर्सन। तो उनको पॉलिटिसाइज करके स्वामी विवेकानंद को वो नहीं दिखाया गया। गांधी ने इनको बहुत अच्छे से अपने कार्य में प्रेरणा ली, प्रयोग किया अच्छे से। तो हर जगह वो जाते थे तो रामकृष्ण मिशन विजिट करना, स्वामी विवेकानंद के नाम से जो सोसाइटीज है वहां पे विजिट करना, भाषण देना वहां पर, वहां के जो सेवा काम होते थे उनको जानना। स्वामी विवेकानंद के सारी सोसाइटीज में, मिशन में सेवा कार्य बड़े अद्भुत तौर पर होता था। तो गांधी जी इसको, इवन वो अपने मित्र के मुंशी को, जो पहले एग्रीकल्चर मिनिस्टर भी रहे 1952 में भारत में, और भारतीय विद्या भवन के भी फाउंडर रहे, के मुंशी को भी उन्होंने बोला कि तुम कहाँ विदेश घूमने जा रहे हो। वो बोले मैं विदेश घूमने जा रहा हूँ। बोले विदेश में क्या करोगे? रामकृष्ण मिशन अल्मोड़ा में जाओ, रामकृष्ण मिशन ऊटी में जाओ, उसकी सीजनिटी देखो, अद्भुत है। और ये मैं आपको भी कहता हूँ, रामकृष्ण मिशन अल्मोड़ा जाइए, रामकृष्ण मिशन कुटीर नाम है उसका, अद्भुत। स्वामी जी खुद भी वहां आए थे। स्वामी जी की सबसे, जो व्यक्ति स्विट्जरलैंड में भी रहा हो, स्वामी विवेकानंद को सबसे प्रिय अल्मोड़ा था, सबसे प्रिय जगह। वो जैसे ही आप काठगोदाम रेलवे स्टेशन पे उतरेंगे, स्वामी जी वहाँ 3 से 4 बार आए थे काठगोदाम रेलवे, तो आपको पता लगेगा स्वामी जी काकड़ी घाट जहाँ उन्होंने ध्यान किया। अच्छा, अद्भुत, कुमाऊं में तो मजा आ जाएगा आपको, अद्भुत जगह है। वो बाद में सिस्टर निवेदिता और अपने वेस्टर्न डिसाइपल्स को भी वहां पर लेके गए। सिस्टर निवेदिता की आपने बात करी, उस पे भी आपने लिखा है उनका और गांधी जी के रिलेशन और सारी चीजों के बारे में। उसमें एक आपने किताब में लिखा था, सिस्टर निवेदिता's इन्फ्लुएंस ऑन द फर्स्ट फ्लैग। यस। उसका क्या इन्फ्लुएंस था, क्या व्हाट वाज हर रोल इन दिस? पहले आप बताइए सिस्टर निवेदिता कौन थी, फिर आप इस पे। 1867 मार्गरेट एलिजाबेथ नोबल का आयरलैंड में जन्म होता है, नॉर्दर्न आयरलैंड में। 1895 में स्वामी विवेकानंद अमेरिका में इतने प्रचलित हो गए थे कि इंग्लैंड में उनको लोग बुला रहे थे। तो जब वो इंग्लैंड में पहुंचते हैं तो एक मीटिंग बुलाई जाती है और सिस्टर निवेदिता वहाँ पर पहली बार स्वामी विवेकानंद को मिलती है। 17 वर्ष की उम्र में टीचर बनने वाली भगिनी निवेदिता 23 वर्ष की उम्र में लंदन से सटे हुए शहर विंबलडन में अपना स्कूल एस्टेब्लिश करने वाली भगिनी निवेदिता लंदन के इंटेलेक्चुअल सर्कल सीसेम क्लब में एक प्रतिष्ठित लेखिका भगिनी निवेदिता। वो भगिनी निवेदिता स्वामी विवेकानंद से जब 12-15 लोगों के अपने मित्र के द्वारा भगिनी निवेदिता की पुस्तक द मास्टर एज आई सॉ हिम, उसमें वो लिखती है कि नवंबर की एक सर्द दोपहरी थी और वहां पर मैं 15-20 लोगों के बीच में स्वामी विवेकानंद से मिलती हूँ और उनके वो शब्द दैट रिलीजन इज फॉर रियलाइजेशन, ये मुझे अद्भुत तरीके से हिट करता है। कैसा भी कुछ हो सकता है क्या जो धर्म है वो तो अनुभूति है, बाकी कुछ नहीं। और भगन निवेदिता उसके बाद बार बार स्वामी विवेकानंद के जो लेक्चर्स होते थे लंदन में स्वामी विवेकानंद को हिंदू योगी बताया जाता था। तो जहां पर भी स्वामी विवेकानंद के लेक्चर्स थे भगन निवेदिता वहां पर अटेंड करती और बहुत सारे उनसे प्रश्न पूछती।
स्वामी विवेकानंद पश्चिम के प्रवास के बाद वापस भारत आते हैं। अल्मोड़ा से 27 जुलाई 1897 को पत्र लिखते हैं, जरूरत है एक स्त्री की, एक पुरुष की नहीं। अच्छा। एक सिंगनी की, एक सिंह की नहीं। तुम्हारा शुद्ध मन, तुम्हारा पवित्र हृदय, तुम्हारे लेखन, तुम्हारा पठन, तुम्हारा निर्मल मन और सबसे उच्चतम तुम्हारा सेल्टिक ब्लड, आयरिश कॉम जो ब्रिटिशर से लड़ी थी, ये सब कुछ तुम्हें इस कार्य के लिए अद्भुत बनाती है। और मैं तुमको यहाँ पर स्त्री शिक्षा और उनके स्वास्थ्य के लिए बुलाता हूं। ये स्वामी जी का अल्मोड़ा से पत्र है, वो पत्र पढ़ने लायक है। आगे लिखते हैं, पहले तो बता रहे हैं आइए ये क्वालिटीज हैं। ये पत्र वहीं मिलेगा या ऑनलाइन भी? ऑनलाइन अवेलेबल है, पिछली वाली पुस्तक के लास्ट में भी है। अच्छा। पिछले वाली जो मैंने आपको पुस्तक दी थी उसके लास्ट अमृत काल में स्वामी विवेकानंद के अच्छा, ठीक है। था, उसके लास्ट में हूबहू वो पत्र में अपेंडिक्स में डाला हो। ठीक है। और फिर भगिनी निवेदिता को आगे लिखते हैं, स्वामी जी तुम मत आना भारत में। पहले तो उनको तैयार किया इसलिए आना, अब कह रहे हैं तुम मत आना, क्योंकि जैसे तुम्हारे यहाँ पर गर्मी होती है वैसे तो हमारे यहाँ पर सर्दी पड़ती है। यहाँ पर तुमको रंग भेद का सामना करना पड़ेगा, या तो लोग तुमको तुम्हारा तिरस्कार करेंगे या लोग तुमसे भागेंगे क्योंकि तुम ब्रिटिशर दिखोगी। और ब्रिटिशर यहाँ पे भारत का दमन कर रहे थे। लेकिन फिर भी तुम्हारी आने की इच्छा हो तो अगर एक रोटी होगी तो उस पर पहला अधिकार निवेदिता, मार्गरेट एलिजाबेथ नोबल निवेदिता उनका नाम था, तुम्हारा होगा, दूसरा अधिकार। इतना सुंदर पत्र स्वामी विवेकानंद से लिखते हैं। और भगिनी निवेदिता जो उस समय लंदन कि विंबलडन के उस हाई सोसाइटी में, मैं आपको बोलूं, क्या आने वाले 10 साल आप अरुणाचल प्रदेश में दे दीजिए सेवा के लिए, आपका ही देश आपको मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल। मैं आपको कहूं कि आप कर्नाटक में जाके 10 साल दे दीजिए, हमें सोचना पड़ जाएगा। सब जिंदगी छोड़नी है, छोड़नी है, काम काज सब छोड़ना है, और बस ये तो छोटी बात इस सेवा में। कि अपनी जगह मैं आपको कहूं कि आपको अफ्रीका के एक छोटे से देश के एक छोटे से गांव में पूरा जीवन बिताना है तो कौन जाना चाहेगा? और भगने उस समय तो गूगल भी नहीं था कि भगने तो देख ले। लेकिन स्वामी विवेकानंद के वहां पर जो उन्होंने लेक्चर्स अटेंड करे, और स्वामी विवेकानंद बार बार कोई स्वामी विवेकानंद से पूछता था, स्वामी विवेकानंद हम क्या करें आपके लिए? स्वामी कहते हैं ओनली लव इंडिया। स्वामी जी क्या करें? लव इंडिया। स्वामी जी क्या करें? लव इंडिया। स्वामी जी क्या करें? लव इंडिया। क्या कर सकते हैं आपके लिए? लव इंडिया, बस। और भगने तो बड़ा सुंदर लिखती है, the thought of India to स्वामी विवेकानंद was like the air he breathed। स्वामी विवेकानंद के लिए भारत का विचार ऐसा था जैसे श्वास लेने जैसा हो। ये तो बहुत लोगों ने भी कहा ना, और इंस्टेंसेस है कि I fell in love with सिस्टर क्रिस्टीन ने when I heard India from his mouth। तो स्वामी जी ने वो प्रेम कर दिया। आखिरी इंस्टेंस बहुत सुंदर है, जब भगने निवेदिता वो स्टीमर छोड़ रही होती है अपने देश को, पीछे वो देखती है उसकी आंखें हाँ, तो थोड़ी सी उसकी आंखों में नमी होती है और वो सोचती है, लेकिन जब वो आगे देखती है तो वो सोचती है कि एक नया देश, एक नई परिस्थिति, एक नई यात्रा उसके लिए वेट कर रही है। और जब वो पहुंचती है तो बंदरगाह में वो देखती है कि इतनी भीड़ के बीच में वो विश्व विजयी दिग्विजयी विवेकानंद स्वयं उन्हें लेने आए। ओह वाओ। अब स्वामी विवेकानंद के सामने बहुत बड़ा चैलेंज था, भगिनी निवेदिता का व्यक्तिगत स्नेह स्वामी विवेकानंद के प्रति, क्योंकि देश तो देखा नहीं कि ही इज अ ग्रेट पर्सनैलिटी। एक व्यक्ति के अंदर हमें जीवन में दिखा कि ये व्यक्ति वो ना तो इसके अंदर इसको पैसा चाहिए, वो जो कहते हैं कांचन कामनी दोनों से मुक्त है। ये व्यक्ति कांचन और काम दोनों से जो मुक्त हो वो है स्वामी विवेकानंद, और उनके चरित्र से वो प्रभावित हो किया ही। अब स्वामी विवेकानंद के सामने ये चैलेंज था, क्या ये प्रेम राष्ट्र प्रेम कैसे बन सकी? कि स्वामी जी बता, मैं तो कुछ दिन का जीना है मुझे, तो वो बार बार कह रहे थे मैं 40 वर्ष से ज्यादा नहीं जीऊंगा। और व्यक्तिगत स्नेह ज्यादा दिन चलता नहीं है। व्यक्तिगत स्नेह हम लोग देखते हैं ये थोड़े दिन चलता है, बिल्कुल। ये स्नेह किसी बड़े ऑब्जेक्टिव के लिए हो, इसलिए भगिनी निवेदिता वहां पर आई। और फिर ये जो आपने कहा भारत का फ्लैग, भारत के फ्लैग से पहले ये दोनों कार्य स्वामी जी ने उनको करने के लिए कहा, स्वास्थ्य और शिक्षा का। अब भगिनी निवेदिता स्कूल खड़ा करना चाहती है, एक स्वास्थ्य और शिक्षा, यस। सबसे पहले उसके लिए ये, उनके लिए ये चैलेंज था भगिनी निवेदिता के लिए, क्या स्कूल का एक तो लॉजिस्टिक्स पार्ट होता है, पैसा, इंफ्रास्ट्रक्चर, दूसरा वहां पर बहनों को तैयार करें कि वो स्कूल में पढ़ने तो आए।
भगने होता जिससे नहीं पूछती जाकर, जिसके सामने भी जिसमें माता पिता को कहती कि आप अपने बच्चे को भेजिए, वो कहता क्यों भेजिए, इससे क्या होगा? वो कहती बच्चा पढ़ेगा तो क्या होगा, बच्चा पढ़ेगा तो उसका आत्मविकास होगा, आत्मविकास तो क्या होगा, तो क्या होगा, वो अपने स्वयं का निर्णय ले पाएगा, स्वयं से निर्णय ले पाएगा तो क्या होगा, आत्मनिर्भर होगा, मुक्त होगा। एक बहन को तो वो पूछती है ऐसा कोई दूसरी बहन तो दिखाओ जैसे मुक्त हुई हो पढ़ के, किसी ने पढ़ाई करी हो। माइंडसेट ही नहीं था, माइंडसेट ही नहीं था, क्योंकि ब्रिटिशर्स का राज था कलकत्ता पे, कलकत्ता उन्होंने समाप्त कर दिया था बिल्कुल कि यहाँ पर कुछ भी इस प्रकार की एक्टिविटी ना हो जिससे हमारे खिलाफ कोई नैरेटिव बने, कि कोई एजुकेट भी हो। यस, जितना सप्रेस कर सके, जितना सप्रेस कर सके उतना सप्रेस करने की कोशिश। वो तो एपिसेंटर था उनका। यस। अब भगने निवेता एक एक घर में जा रही है, तैयार करने की कोशिश कर रही है कि आप आइए कुछ बच्चों को भेजिए। और ये देखते हुए जब वो स्वामी जी को बताती है कि कार्य तो बड़ा कठिन है, तो स्वामी जी एक मीटिंग बुलाते हैं और उस मीटिंग में वो अपने दोस्तों को भी बुलाते हैं, सबको जिनको वो परिचित है बचपन से लेके। कलकत्ता उनका टर्फ था भाई, खेल रहे थे पिच पे अपनी। और भगने निवेता अद्भुत प्रेजेंटेशन देती है कि वुमेन एजुकेशन क्यों जरूरी है। और पीछे स्वामी विवेकानंद चुपचाप आके बैठते हैं और स्वामी विवेकानंद ऐसे हाथ उठा के बोलते हैं, अरे तुम हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, तुम्हारी बेटी है ना, भेजो ना स्कूल में, बच्ची पैदा नहीं करनी होती, स्कूल में भेजनी होती है। ये बोध स्वामी विवेकानंद उनको करवा रहे हैं। और उसमें जैसे एक हाथ खड़ा होता है तो भगने निवेता ऐसे बच्चे की तरह झूमने लगती है। और नवंबर में 1899 में पहला स्कूल 3 बालिकाओं से भगने निवेता स्कूल स्टार्ट होता है। आज भी वो स्कूल है। ओह यस, हौज खास में भी निवेदिता स्कूल है, आज भी वो स्कूल। यस। और ऐसे निवेदिता के नाम से ही बहुत सारे स्कूल, और आज तो हम देखते हैं क्या दिल्ली विश्वविद्यालय से और बहुत सारे हमें ऐसे कॉलेजेस मिलते हैं जो सिर्फ और सिर्फ बहनों के ऊपर आधारित है। उसका नींव रखने का काम उस समय स्वामी विवेकानंद ने किया था। वाओ। और फ्लैग 1902 के बाद जब स्वामी विवेकानंद ने महासमाधि ले ली, उसके बाद भगने निवेदिता को, उसके पहले तक भी भगने निवेदिता को यह लगता था कि ब्रिटिशर्स जो है वो भारत को हेल्प कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा नैरेटिव उन्होंने जीवन भर सुना जब से उनकी पढ़ाई लिखाई सब कुछ हुई। लेकिन जब उन्होंने प्रत्यक्ष तौर पर देखा कि ये तो दमन कर रहे हैं, दे आर सब्जुगेटिंग द इंडियंस, तब ये उनको जब ये अनुभव हुआ तब उन्होंने राष्ट्रवादी आंदोलन में बाहें ऊपर करके वो कूद गई। 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन कर दिया, भगने निवेदिता भी आंदोलन में कूद गई। बड़ौदा में जाती हैं, साईजी राव सिंधिया के कॉलेज में जाती हैं, योगी अरविंद वहां पर पढ़ा रहे होते हैं, क्लास में चली जाती हैं, हाथ पकड़ के कहती हैं क्या राजा के यहाँ पढ़ाते हो, शर्म आती है, वहां पर राष्ट्रवादी आंदोलन चल रहा है। भगने निवेदिता के कहने के ऊपर योगी अरविंद सब कुछ छोड़कर राष्ट्रवादी आंदोलन में कूदते हैं। नंदलाल बोस, रविंद्रनाथ टैगोर, कौन नंदलाल बोस, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो जितने भी चित्र बने हैं नंदलाल बोस ने बनाए हैं। नंदलाल बोस और रविंद्रनाथ टैगोर से मिलते हैं तो कहती हैं क्या बोहेमियन पेंटिंग्स बनाते हो, अगर कलम में दम है तो भारत माता के चित्र क्यों नहीं रंगते, बेड़ियों में जकड़ी हुई भारत माता, इस प्रकार के चित्र निकल के आते हैं। दक्षिण भारत के प्रचंड विद्वान लेखक कवि सुब्रमण्यम भारती से मिलती हैं, सुब्रमण्यम भारती को बोलती हैं श्रृंगार रस की कविताएं लिखते हो, अगर दम है तो भारत माता के लिए लिखो, वीर रस की कविताएं लिखो। बोहेमियन पेंटिंग्स बनाने वाले नंदलाल बोस और रविंद्रनाथ टैगोर, श्रृंगार रस की कविताएं लिखने वाले सुब्रमण्यम भारती को राष्ट्रवादी आंदोलन में कुदाने का काम भगने निवेदिता करती है। और ये सारा कार्य करते हुए जब उनको लगता है कि भारत का अपना ध्वज होना चाहिए, भगने निवेदिता ध्वज बनाती है। और देखिए क्या विदेशी व्यक्ति, हम नहीं कह सकते उनको विदेशी, बाल पाल और लाल में बिपिन चंद्र पाल बड़ा सुंदर लिखते हैं, भारत में पैदा नहीं हुई थी लेकिन भारत के लिए पैदा हुई थी। ओह वाओ। रविंद्रनाथ टैगोर उनको लोक माता का तमगा देते हैं। अब भगने निवेदिता को जब वो फ्लैग बनाना होता है तो भगने निवेदिता इंद्र भगवान का जो वज्र था उसको लेके आती है, वो साहस का प्रतीक है और रेड फ्लैग है। जब आप ये वीडियो दिखाएं तो उसको लगाऊंगा, दिखाएगा, बिल्कुल रेड फ्लैग है और उसके बीच में वो वज्र आपको दिखेगा। अच्छा, यस। तो ये उनको भगने निवेदिता का बड़ा समय की बात है ये अराउंड उन्होंने 1905 के पास ही वो किया। अच्छा। यस, उसी समय बीकाजी कामा और ये लोग भी इस पे फ्लैग वगैरह पे काम कर रहे थे। ओके, फिर पूरी मूवमेंट शुरू हो। यस।
ओह, वेरी इंटरेस्टिंग। यस, मैंने फर्स्ट टाइम इतना डिटेल में सिस्टर सिस्टर निवेदिता के बारे में। हाँ, उनका तो अद्भुत कॉन्ट्रीब्यूशन। इवन एक बार वो मिदनापुर से जा रही होती हैं ट्रेन में, ट्रेन से बाहर उतरती हैं तो बाहर लोग नारे लगाते हैं कि विदेशी औरत है, नारे लगाओ, हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे। भगनी निवेदिता उनको रोकती हैं, कहती हैं बी ट्रू सन्स ऑफ भारतवर्षा, नॉट पुअर कॉपीज ऑफ यूरोप। वाहेगुरु जी दा खालसा, वाहेगुरु जी दी फतेह। यस, छोड़ दो अभी इसको भाई, अगर तुमको आगे बढ़ना है। वो पूछती है, आर द कंट्रीमेंस ऑफ न्यूटन, आर द कंट्रीमेंस ऑफ भास्कराचार्य एंड शंकराचार्य इंफीरियर टू द कंट्रीमेंस ऑफ न्यूटन एंड डार्विन? वी बी द ट्रू सन्स ऑफ भारतवर्षा, नॉट पुअर कॉपीज ऑफ यूरोप। तो भगनी निवेदिता का ये अद्भुत कार्य भारत के राष्ट्रवादी आंदोलन में रहा। फिर उनका कांग्रेस के सारे नेताओं से मिलना रेगुलरली। जब गरम दल और नरम दल बना, उसके बीच में अगर कोई व्यक्ति था जो दोनों को जोड़ सकता था, वे थी भगनी निवेदिता। उनकी लेखनी, जब उत्तरपारा स्पीच हम देखते हैं, अलीपुर जेल में जब योगी अरविंद थे तो बाहर से भगनी निवेदिता उनके पत्र लिखती थी, कर्म योगिन में, वंदे मातरम में। वो समझ ही नहीं आता था कि योगी अरविंद अंदर से कैसे लिख रहे हैं, क्योंकि इंग्लिश एक ही प्रकार की थी, वो भी विदेश में पढ़ के आए थे और ये विदेश से ही, ये भी विदेश से थे। तो अद्भुत इनका वो था। तो स्वामी विवेकानंद ने इनको भगनी निवेदिता नाम दिया। निवेदिता जो सब कुछ अपना निवेदित कर देती है, और ब्रह्मचारिणी की शिक्षा भी दी भारत में। यस, इस पर तो पूरी पिक्चर बन सकती है इनके यस 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 जर्नी पे, अलग से ही पूरी पिक्चर। यस यस, इवन हर कंट्रीब्यूशन फॉर द बिल्डिंग ऑफ साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। हाँ, इसमें उसका भी मेंशन है। यस यस यस, IISc बेंगलोर का जो उनका अद्भुत कंट्रीब्यूशन रहा, जगदीश चंद्र बोस की रिसर्च में उनका अद्भुत कंट्रीब्यूशन रहा। तो भगनी निवेदिता बहुत ही अपने कार्य के प्रति डेडिकेटेड थी। इतने सारी चुनौतियां सहने के बावजूद भी वो चट्टान की तरह स्वामी जी के साथ खड़ी रही। इवन स्वामी जी चले गए और उन्होंने अपना सारा परिश्रम करते हुए 1911 में उन्होंने आखिरी श्वास भी दार्जिलिंग में भारत में लिया। अच्छा, दार्जिलिंग में। यस, और अपने नाम के अनुरूप वो पूरा उन्होंने जीवन छोड़ दिया। सुभाष चंद्र बोस भी बोलते हैं, तो वो भी, शी वाज आल्सो नॉट वेरी ओल्ड। नो नो, लेकिन उस समय के परिचय स्वामी जी ने उनको लिखा भी था ना कि तुम्हारे जैसे वह सर्दियां पड़ती हैं, हमारे यहाँ ऐसे गर्मियां होती हाँ, तुम्हारे वहां जैसी गर्मी होती है, हमारे यहाँ ऐसी सर्दियां होती होती है बस। तो इस प्रकार से जो स्वामी जी ने उनको बताया, उसका अनुभव वहां पे, स्वास्थ्य तो उन्होंने पूरा खो दिया यहाँ पर। अच्छा, यस, स्वास्थ्य खोना तो बहुत उनके लिए दर्दनाक रहा जीवन में। स्वास्थ्य से वो जूझते रहे, और फिर ड्राई क्लाइमेट वहाँ का, कलकत्ता का, कलकत्ता। यस, ऑल टुगेदर पूरे देश भर में घूमना। इतने सुख सुविधाएं थोड़ी था उन लोगों के साथ। पैसे इकट्ठा करना, स्त्री शिक्षा के लिए वो कितनी बार तो पैसे इकट्ठे करने के लिए वेस्ट में गई कि यहाँ पे स्कूल हम शुरू करेंगे तो पैसा चाहिए। तो पैसा था नहीं, उसको भी एकत्रित करना है, बहनें आने को तैयार नहीं है, उनके माता पिता को भी बनाना है। तो चट्टान की तरह काम था, और वो चट्टान की तरह वो सारा काम कर। सो इंस्पायर। यस यस, आई एम ग्लैड मुझे इतना जानने को मिला इनके बारे में, और बहुत सारी आपने आज भी इंफॉर्मेशन और नॉलेज दी। मैं एक चीज़ एक्चुअली मैं सोच रहा हूँ कि इस पे पिक्चर बननी चाहिए, मेरे दिमाग में ये चल रहा है कितनी इंटरेस्टिंग मूवी होगी वो। यस, पूरी लाइफ जर्नी की। क्या विवेकानंद जी पे भी कोई पिक्चर बनी है अभी? रामकृष्ण मिशन ने कुछ मूवीज बनाई है, बाद में दूरदर्शन वगैरह के लिए भी आई है, लेकिन मॉडर्न फॉर्म में कोई मूवी अभी तक आनी चाहिए। यस, कमर्शियली आनी चाहिए मेरे हिसाब जो भी है वो बहुत ही पुराना साइड। आई थिंक ये ऐसा टॉपिक है जो बहुत इंडियन रूट्स में डीप तक कनेक्ट करेगा। सब ऐसी पिक्चर देखने जाएंगे, आपको इस पे काम करना चाहिए। देखते हैं, स्वामी जी करवाएंगे तो मारेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। बट थैंक यू सो मच आज आके हमें एजुकेट करने के लिए कि जो उनका इन्फ्लुएंस और इम्पैक्ट गांधी जी पे रहा। बिकॉज जैसे मैंने जो पहला क्वेश्चन आपसे शुरुआत में पूछा था वो काफ़ी रेलेवेंट अब मेरे को लग रहा है कि बिकॉज एक व्यक्ति के ऊपर एक पूरी आइडियोलॉजी बंदूक ताने बैठी रहती है, उनका क्या टेक था ऑन स्वामी विवेकानंद जी, और वो कितना ज़्यादा इंस्पायर हुए एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी से, ये जानना बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मेरे को इतनी ज़्यादा नॉलेज थी ही नहीं इसकी कि इतना इन डेप्थ गांधी जी भी स्वामी विवेकानंद जी को पढ़ते थे। तो थैंक यू सो मच। आई होप लोग ये ऑर्डर कर सकते हैं। यस यस, ऑनलाइन में इसका लिंक भी डाल दूंगा। यस, एंड बाकी जितनी इन्फॉर्मेशन आपको मिले, आप ये पॉडकास्ट भी देखें यार, निखिल भाई को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें। ये आजकल अपनी वीडियोस थोड़ी थोड़ी डालते रहते हैं, मैं भी देख रहा था।
आई थिंक आप में भाई बहुत कंटेंट है। नहीं मैं आपसे अभी पॉडकास्ट के end में, आपके पास बहुत कंटेंट है, आप बस बनाते रहिए, स्पीचेस भी देते रहिए, कॉलेजेस में भी जाते रहिए और उसको अपने इंस्टाग्राम पे भी डालते रहिए, बिकॉज यू आर, जैसे आपने कहा ना स्वामी जी करवाएंगे तो हो जाएगा। आई थिंक यू आर अ मीडियम थ्रू विच these knowledge and these lessons Yes. can come to public life, and people like us, our generation, the youth, the urban youth, the rural youth, I think आप वो medium बन सकते हैं। तो चलिए, आप कहेंगे तो करते रहे। आप उस पर प्लीज फोकस करिए। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।